हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? चलिए, थोड़ा सा सजेशन यही रहेगा कि पिछले क्लास में हम बोले थे कि अपने टाइम टेबल को शेड्यूल कीजिए। टाइम टेबल को शेड्यूल करने का मतलब क्या कि एक रूटीन वे में अपने पढ़ाई को लेकर जाइए। तो उसमें क्या है कि अगर आप टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं तो हर सब्जेक्ट का अपना एक क्या होगा, टाइम आपका फिक्स मिलेगा आपको। ठीक है, और उसमें उस टाइम में आप एक टारगेट लेके चलेंगे कि उस टाइम में हमको कितना लेके जाना है, कितना हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाइए और अपने को शेड्यूल कीजिए ताकि ये हो सके कि आप जो टारगेट को आप टारगेट किसी मान लेते हैं टॉपिक को कि आज 5 टॉपिक या 10 टॉपिक आज हमको कर लेना है या एक चैप्टर कर लेना है, तो एक टारगेट जो बन गया उस टारगेट को आप अचीव कर सकें। ठीक है, और जब आप याद करें तो उसको जरूर एक बार, दो बार, 3 बार जरूर लिखने का कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन का जो टाइम है वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। जल्दी भूलेगा नहीं, थोड़ा देर के लिए और लंबा समय तक आपका चला जाएगा। जल्दी जल्दी रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको ध्यान में रखिए आप। तो इसके पहले, इस वीडियो से पहले हम लोग देख चुके थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। उस पर जो न्यूमेरिकल था उस सबको हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक, चूंकि इस चैप्टर को पूरा लेने का वजह यह है कि इसका हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम को लेकर के। और ऐसा नहीं है कि किसी अगर 5 साल 10 साल एग्जाम का अगर क्वेश्चन बैंक अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से सारे के सारे टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं, इसीलिए छोड़ना वाजिब नहीं है। इसीलिए हर एक टॉपिक को हमने पकड़ के चला, इसीलिए लंबा यह वीडियो गया। यानी यह चौथा आपका वीडियो आपको मिलेगा और यहीं पर आज लास्ट वीडियो होगा यह आपका केमिकल काइनेटिक्स का। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और दूसरा चीज कि लास्ट 5 डेट्स यानी 5 दिन पहले हम 2 वीडियो हम डालेंगे जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए वो सारे क्वेश्चन को वहां पर हम डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो उस वीडियो को भी थोड़ा सा आप लोग देखिए। अभी थ्रू आउट चलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे चैप्टर हम लोग वहां पर डील करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि पूछा जा चुका है एग्जाम में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियन ऊर्जा, संक्रियन योजना नहीं होगा यहाँ पर, टाइपिंग में गलत हो गया, संक्रियन ऊर्जा होगा, संक्रियन ऊर्जा। यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिफोर द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी किसी रिएक्टेंट में अभिक्रिया से पहले जो ऊर्जा, जो मैक्सिमम एनर्जी उपस्थित होती है या संभावना होती है कि उपस्थित है, उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वह महत्तम ऊर्जा जो अभिक्रिया से पहले अभिकारक अणुओं में उपस्थित होता है, संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। क्या हमने बोला कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिफोर द रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वह महत्तम ऊर्जा जो अभिक्रिया से पहले अभिकारक अणुओं में उपस्थित होता है, संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के अनुसार इसको समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, वो कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट हो यानी कोई भी अभिकारक हो, वो सीधे प्रतिफल में चेंज नहीं करता है। तो होता क्या है, तो उसके पहले
यानी प्रतिफल बनने से पहले और एक स्टेज होता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट हम लोग कह सकते हैं। यानी रिएक्टेंट जो है वो मध्यवर्ती में चेंज होता है और वो फिर से रीअरेंज होकर के क्या देता है, प्रतिफल देता है। तो होता कैसे है, यह प्रोसेस कैसे है, तो इसको देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट a reactant does not convert into product directly but actually a reactant convert into intermediates and then into product। यानी पहले वह रिएक्टेंट क्या चीज में बदलेगा, मध्यवर्ती में बदलेगा और तब वो क्या चीज में बदल जाएगा, तो प्रतिफल में बदल जाएगा। यानी संकीर्ण ऊर्जा विचारधारा के अनुसार अभिकारक सीधे प्रतिफल में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन वास्तव में अभिकारक पहले मध्यवर्ती में उसके बाद प्रतिफल में परिवर्तित होता है। ओके, ठीक है। फॉर दिस, इसके लिए क्या करेगा, ये रिएक्टेंट एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। वो रिएक्टेंट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, जहां पर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा या जो मध्यवर्ती बनेगा, उस स्टेज पर जाने के लिए, यानी उस स्टेज को पार करने के लिए वो क्या करेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ताकि वो संकीर्ण ऊर्जा सीमा जो है उसको लांघ सके, पार कर सके। यानी इसके लिए अभिकारक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करता है जिससे कि वह संकीर्ण ऊर्जा सीमा को पार कर सके। तो यहाँ पर ग्राफ के सहारे हम लोग इसको समझेंगे कि मान लें कि अगर यह बताया जाए कि अगर एनर्जी ऑफ EA इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ EB। EA क्या है, रिएक्टेंट है, और EB क्या है, प्रोडक्ट है। यानी प्रोडक्ट का या आपका एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट A का हो गया और एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट B का हो गया। तो कहा जाता है कि मान लिया जाए कि EA जो है वो आपका EA और EB आपका प्रतिफल यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का आपका क्या है, एवरेज एनर्जी है। और कंडीशन क्या है कि इफ द एनर्जी ऑफ EA इज ग्रेटर देन EB देन ओके। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे EA और EB जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी प्रतिफल और अभिकारक A और प्रतिफल B का एक क्या है, औसत ऊर्जा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि अभिकारक A और अभिकारक B का एवरेज एनर्जी क्या है, EA और क्या है, EB है। और बताया गया कंडीशन कि इफ द एनर्जी ऑफ EA इज ग्रेटर देन EB, अगर ऐसा केस मिलता है तो अब मान के चलिए कि रिएक्टेंट A जो है वो सीधे प्रतिफल में चेंज नहीं करेगा। तब क्या करेगा, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर सके, वो पार कर सके, जिससे कि वो रिएक्टेंट क्या चीज में कन्वर्ट हो जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है। क्या बोला गया, वही चीज है कि लेट अस कंसीडर EA and EB are the average energy of reactant A and product B. If the energy of EA is greater than EB, then the reactant does not change into क्या, प्रोडक्ट डायरेक्टली। तब अभिकारक वो सीधे प्रतिफल में चेंज नहीं करेगा। इट एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। वो क्या करेगा, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर सके, लांघ सके या पार कर सके। यानी माना कि ए और बी की औसत ऊर्जा क्रमशः EA और क्या है, EB है। यदि EA इज ग्रेटर देन EB तब अभिकारक सीधे प्रतिफल में
क्या होगा, परिवर्तित नहीं होता है। यह पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करता है जिससे कि संक्रियन ऊर्जा सीमा को क्या कर सके, पार कर सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया कि नाउ लेट अस पॉइंट सी। पॉइंट सी कहां पर है, यही ना है आपका ग्राफ, यही ग्राफ है। तो यहाँ पर सी पॉइंट है जहां पर क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इसको मध्यवर्ती भी बोल सकते हैं, मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती भी बोल सकते हैं उसको। तो वही बताया गया कि नाउ लेट अस पॉइंट सी इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, ऊर्जा है। उसी को हिंदी में बोल सकते हैं कि अब माना कि सी बिंदु पर मध्यवर्ती है जिसके पास पर्याप्त ऊर्जा क्या है, मौजूद है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी E1, यहाँ पर जब ग्राफ ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहीं पर है, यह आपका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ग्राफ है। फिर यहाँ पर ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, ये आपका हो गया E1, यह आपका हो गया क्या, E2, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट B है, यह आपका एनर्जी EB का है, और यह एनर्जी आपका क्या, EA का है। और यहाँ पर आपका क्या है, मध्यवर्ती है, यानी आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, C पॉइंट, ठीक है। तो E1 जो है, द एक्सेस अमाउंट E1 इज कॉल्ड क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी यहाँ पर A से C में कन्वर्ट होने के लिए, यानी A टू C प्रोसेस में कितना एनर्जी लगा, तो E1 लगा, जो कि एक्सेस अमाउंट है, जो कि पर्याप्त मात्रा है। तो एक्सेस अमाउंट E1 को प्रक्रिया A टू C के लिए संक्रियन ऊर्जा कहा जा सकता है। यानी E1 इज कॉल्ड क्या, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द प्रोसेस A टू C। तो यहाँ पर आखिर वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया, जो कि E1 है। E1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर EA एक्टिवेशन एनर्जी है तो इसमें से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का जो एनर्जी है उसमें से घटा लें तो हमारा मान क्या मिल जाएगा, E1 मिल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, EA माइनस क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी माइनस क्या, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट A। फिर अब चलते हैं कि यहाँ पर तो कंप्लीट, इसके पास तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, किसके पास, मध्यवर्ती के पास, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास। तो यह जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो कह सकते हैं कि अगेन द इंटरमीडिएट रिलीज सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी E2, यानी यह मध्यवर्ती एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इतना एनर्जी को क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है, तब वो प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगेन द इंटरमीडिएट रिलीज सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी E2 विच इज इक्वल टू, किसके बराबर, E2 के बराबर क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस क्या, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो E2 जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी मात्रा कहां से निकालेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ क्या, प्रोडक्ट, यानी एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे कि देयरफॉर द टोटल, यानी एक में एनर्जी लिया गया एक प्रोसेस में और एक में एनर्जी को क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो टोटल जो, यानी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनने की जो प्रक्रिया है, यानी टोटल जो प्रोसेस है उसमें चेंज इन एनर्जी कितना हो रहा है, वही बोला जा रहा है कि देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस, यानी पूरी प्रक्रिया के दौरान कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, ई, डेल्टा ई, क्या मिल रहा है, डेल्टा ई मिला। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस क्या, E2। तो E1 का मान क्या था, याद लाइए, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट B। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, तो
डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी कितना मिल जाएगा, तो ईबी माइनस क्या, ई। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी फास्ट रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान हमेशा क्या होता है, निम्न होता है। क्या याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अगर कोई फास्ट रिएक्शन है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का जो मान होता है वो क्या होता है, लो होता है। लेकिन सोलो रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या होता है, हाई होता है। ओके, तो नेक्स्ट, द केमिकल सबस्टांस, कैटालिस्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक केमिकल सबस्टांस होता है जो कि अगर किसी रिएक्शन में उसको डाला जाए तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करने का मतलब हो गया या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा। उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे क्या, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। यानी द केमिकल सबस्टांस विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, यानी द केमिकल सबस्टांस विच इन्फ्लुएंस the rate of reaction without undergo any chemical change in itself is called catalyst। यानी कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपने में बिना रासायनिक परिवर्तन के अभिक्रिया की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो रेट कैटालिस्ट बोलते हैं। और कैटालिस्ट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव से क्या समझ में रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यानी सच टाइप ऑफ कैटालिस्ट इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो, जैसे Mn हो गया, MnO हो गया, Pt हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या है कि इस प्रकार, नेगेटिव का मतलब रिटार्ड करेगा यानी घटा देगा रेट ऑफ रिएक्शन को। यानी सच टाइप ऑफ कैटालिस्ट रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इस प्रकार के उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। उसमें आ जाएगा ग्लिसरीन और 1% अल्कोहल भी आ जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट में क्या होगा, ऑटो मतलब समझ रहे हैं कि स्वतः किसी रिएक्शन को क्या करना है, किसी पदार्थ द्वारा कैटेलाइज करना। तो दिमाग में रखिए कि कुछ ऐसे रिएक्शन मिलते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है तो बनते ही उसी रिएक्शन को कैटेलाइज करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से किसी बाहरी कैटालिस्ट का उपयोग नहीं हो पाता है, वो स्वतः क्या होता है, कैटेलाइज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसको कहा जाता है क्या, ऑटो कैटालिस्ट। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा और जो उस रिएक्शन को क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा, उस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे क्या, ऑटो कैटालिस्ट। यानी ड्यूरिंग सम ऑफ द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड कैटेलाइज दैट द रिएक्शन ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड क्या, ऑटो कैटालिस्ट। यानी कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं में कुछ ऐसे प्रतिफल बनते हैं जो स्वतः उसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने लगते हैं, इन्हें स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। ओके, क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी जैसे मान लें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की बात करें तो एसिटिक एसिड, जैसे आपका जैसे इथाइल एसीटेट है और इसको वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोलाइज होता है, तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड और क्या, इथाइल अल्कोहल। लेकिन यही इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड कैटालिस्ट का काम करता है और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को कैटेलाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है वो क्या काम कर रहा है, ऑटो कैटालिस्ट का काम कर रहा है। यानी एसिटिक एसिड को क्या कह सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, तो ऑटो कैटालिस्ट कह सकते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट, सबसे पहला कह सकते हैं कि यह जो कैटालिस्ट होता है उसमें किसी तरह का कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी वो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। यानी कह सकते हैं कि कैटालिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग केमिकल चेंज। यानी इस प्रकार के उत्प्रेरक, यानी कह सकते हैं कोई कैटालिस्ट जो है, कोई उत्प्रेरक जो है, अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की दर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, प्रभावित करता है। और किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए कैटालिस्ट की थोड़ी सी मात्रा ही क्या होती है, जरूरी होती है, आवश्यक होती है। यानी ये कैटालिस्ट यानी कह सकते हैं ए लिटिल क्वांटिटी ऑफ catalyst is required to catalyze the reaction। यानी उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ही क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक होती है। तीसरा क्या है कि लिटिल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। यानी जहां पर जिस अभिक्रिया में कैटालिस्ट को डाला गया है और थोड़ी सी मात्रा है, तो वह अभिक्रिया के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन केस है कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट आप यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को यह अल्टर या डिस्टर्ब कर सकता है। तो पहला क्या है कि कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है, और उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा कह सकते हैं कि किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा की ही आवश्यकता होती है। तीसरा कह सकते हैं कि कैटालिस्ट का थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया को कैटालाइज करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट हो जाए तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को यह क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट है कि इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट मीन्स ए कैटालिस्ट कैन कैटालाइज सम स्पेसिफिक रिएक्शन बट नॉट ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब कि यह बहुत अति विशिष्ट होता है। मतलब कहने का मतलब कि एक ही कैटालिस्ट को हर रिएक्शन में आप डालते चले जाएं तो उसका फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, दिमाग में रखना है कि हर एक ही कैटालिस्ट से सारे रिएक्शन को हम चाहे कैटालाइज करने के लिए, तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कोई एक कैटालिस्ट किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर रिएक्शन को ही क्या कर सकता है, कैटालाइज कर सकता है। इसलिए कहा गया कि इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट मीन्स ए कैटालिस्ट कैन कैटालाइज सम स्पेसिफिक रिएक्शन बट नॉट ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मतलब कि यह अति विशिष्ट होता है, अति विशिष्ट होता है, अर्थात उत्प्रेरक किसी खास अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, न कि सभी अभिक्रियाओं को। यानी नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं ए कैटालिस्ट इज मोर इफेक्टिव एट ए सर्टेन टेम्परेचर। यानी हर उत्प्रेरक का अपना एक महत्तम ताप होता है जिस ताप पर वह उसकी जो इफिशियंसी होती है क्या होती है, काफी उच्च होती है। मतलब ए कैटालिस्ट इज मोर इफेक्टिव at a certain temperature, therefore we can say that a catalyst has optimum temperature at which it is more। फिर हम बोल रहे हैं कि a catalyst is more effective at a certain temperature, therefore we can say that a catalyst has optimum temperature at which it is more efficient या more effective कह सकते हैं। यानी उत्प्रेरक की एक निश्चित ताप पर ही अधिक प्रभावी होता है। अतः
कह सकते हैं कि उत्प्रेरक के लिए एक महत्तम ताप होता है जिस ताप पर यह अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, छठा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कभी कभी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर कैटालिस्ट के साथ किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस को भी क्या किया जाता है, डाला जाता है, और वो पदार्थ जो दूसरा पदार्थ डाल रहे हैं कैटालिस्ट के साथ, वो कैटालिस्ट की इफिशियंसी को क्या करता है, बढ़ाता है, और उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि इन सम ऑफ द रिएक्शन, in some of the reaction a chemical substance is also added with catalyst which enhance the capacity of the catalyst is called promoter। उसको क्या बोलेंगे, प्रोमोटर कहेंगे। जैसे अमोनिया के संश्लेषण में, गलत है यह नहीं होगा, 3H2 ही होता है, तो Fe आपका कैटालिस्ट हो गया और मोलिब्डेनम आपका क्या हो गया, प्रोमोटर हो गया, जो Fe के क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ओके, एक टर्म आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और छोटे छोटे टर्म है, इसको याद रखिएगा। यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है कि हमने क्या समझाया था शुरू शुरू में जब कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफाइन किए थे, या कॉन्सेंट्रेशन जो रेट अफेक्ट करता है, कैसे कॉन्सेंट्रेशन रेट अफेक्ट करता है, वहां पर समझाए हुए थे। तो कोलिजन की संख्या जितना ही अधिक होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर उसी के संदर्भ में यह टर्म है कि द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी प्रति इकाई आयतन और प्रति इकाई समय में होने वाले टकरों की संख्या को संघटन आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, क्या हम बोले कि द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी प्रति इकाई आयतन और प्रति इकाई समय में जो संघटन यानी टकरों की संख्या होती है, उसको हम लोग संघटन आवृत्ति कहा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन को इस तरह से समझ सकते हैं कि यानी कोई सिस्टम में थाउजेंड्स नंबर ऑफ आपका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, लेकिन उसी थाउजेंड्स नंबर ऑफ कोलिजन में कुछ ऐसे फ्रैक्शन है, मतलब उसी का कुछ अंश है, कुछ संख्या है, जिसके कारण प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, इफेक्टिव कोलिजन। यानी द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। यानी बहुत सारे कोलिजन हो रहा है, बहुत संख्या में हो रही है, लेकिन उसी संख्या में से कुछ ऐसे कोलिजन होते हैं, टक्कर होती है, जिसके कारण प्रतिफल क्या होता है, बनता है। उस कोलिजन को हम लोग कहते हैं क्या, इफेक्टिव कोलिजन। यानी द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन which leads to the formation of product is called effective collision। यानी टक्करों का वह अंश जिससे प्रतिफल बनता है, प्रभावी टक्कर कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय किसके द्वारा, एफ के द्वारा। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, एफ के द्वारा। यानी ये आपका रेट भी डिटरमाइन होता है इसके द्वारा। हमने बताया था कि कोलिजन जो है वो रेट को क्या करता है, क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, जेड इंटू क्या, एफ, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू क्या, इफेक्टिव कोलिजन, जो कि रेट को डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मौजूद है, जिसके कारण वह मॉलिक्यूल
इफेक्टिव कोलिजन में भाग लेता है। इफेक्टिव कोलिजन में आखिर क्या होता है? जब इफेक्टिव कोलिजन होता है तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? टूटता है और फिर रीअरेंज होकर के क्या चीज में बदल जाता है? प्रोडक्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? इफेक्टिव कोलिजन। यानी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy which possesses in the reacting molecules in order to undergo effective collision to form product is called threshold energy। यानी कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं में मौजूद होता है जिससे कि वे प्रभावी टक्कर में भाग लेकर क्या करता है? प्रतिफल बनाता है, डेली ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में क्या हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से जो भी अभी तक एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो इतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हमने क्या किया है? रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा आप लोग अपने से आंसर नहीं बता रहे हैं, आंसर पर आप लोग काम कीजिए। ठीक है, वो इसलिए कि जब आप मेहनत करेंगे, आंसर को ढूंढेंगे तो वहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो समराइज किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला है डज नॉट तो टोटल यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है। लमसम कितना क्वेश्चन हो सकता है देख लेते हैं। 20, मात्र 20 क्वेश्चन है जो कि अभी तक बिहार बोर्ड से पूछे जा चुके हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। हमको लगता है कि आप लोग याद भी कर लिए होंगे ऐसे क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो जितने 10 साल 15 साल में बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर रखा गया है। इसको अपना से देख लेना है और सजेशन यही रहेगा कि नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आएगा वो या तो इनऑर्गेनिक से आएगा या ऑर्गेनिक से आएगा। अभी फिलहाल हम नहीं बताएंगे कि ऑर्गेनिक से आएगा कि इनऑर्गेनिक से आएगा, लेकिन नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो फिजिकल से नहीं आएगा। हमने शुरुआत में बोला था कि एक चैप्टर फिजिकल, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक और एक चैप्टर आपका ऑर्गेनिक से, यानी 3 चैप्टर करके एक क्वेश्चन का सेट हम देंगे आप लोगों को। उस क्वेश्चन के सेट को यानी उस मॉडल को आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा? एक मॉडल क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा और वहां से आप लोग ऐसे इसी वे में आप लोग तैयारी करते चलेंगे। ओके, तो आज यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। यह कह करके कि मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। मेहनत नजरअंदाज नहीं करना है, मेहनत करना है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियसनेस लाइए अपने में कि हमें कैरियर को बनाना है, तो यहीं से बनेगा आपका कैरियर। ओके, तो इसको देखिए, क्वेश्चन जो है इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने एक जगह समराइज कर दिया और आप लोग इस पर मेहनत कीजिए। मेहनत जब कीजिएगा तो फायदा उसका अपना। आज हम आंसर बता दें तो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। तो आप लोग उसको देखिए, क्वेश्चन बैंक से देखिए और इस पर मेहनत कीजिए, या टेक्स्ट बुक से देखिए, ऑब्जेक्टिव देखिए और उस पर मेहनत कीजिए और इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।